नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 विज्ञान में 9वां अध्याय चल रहा है हमारा, उसमें आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हमने कुछ सवाल देखे थे। आखिरी सवाल था हमारा लिंग निर्धारण के ऊपर। ये वाला सवाल हमने देखा था, मनुष्य में लिंग निर्धारण। आज का सवाल देखते हैं। 8वां सवाल, लाल भृंगों का उदाहरण देकर प्राकृतिक पसंदगी समझाइए। तो देखते हैं लाल भृंगों के बारे में। सोचिए कि हमारे पास 12 लाल भृंगों का एक समूह है। वे हरी पत्ती, लाल रंग की भृंगे हैं, याद रखिए। हरी पत्ती वाली झाड़ियों में रहते हैं। उनकी समष्टि लैंगिक प्रजनन द्वारा वृद्धि करती हैं तथा विभिन्नताएं उत्पन्न हो सकती हैं। याद रखिए, विभिन्नताएं उत्पन्न हो सकती हैं। हम इसकी भी कल्पना करें कि कौवे जो होते हैं वह भृंग को खाते हैं, ये कल्पना करनी है हमें। और कौवे जितने भृंग खाएंगे उतने ही कम भृंग जनन के लिए उपलब्ध होंगे। उसके बाद हमें कुछ परिस्थितियों का अभ्यास करना है। देखते हैं पीछे दूसरे पेज पर कि पहले देखिए ध्यान से, लाल भृंग अधिक है इसमें धीरे धीरे लाल भृंगे कम हो रही है। उसके बाद सबकी सब हरी भृंगे हो गई। इसी के आधार पर हमारा ये सवाल है। फिर दूसरा सवाल इसके आधार पर आएगा और तीसरा इसके आधार पर आने वाला है। तो क्या लिखा है कि प्रथम परिस्थिति हमने देखी, उसमें जनन के दौरान एक ही रंग की विभिन्नता का उद्भव हो सकता है। ये जो सभी लाल भृंगे थे उनके बीच जनन के दौरान एक ही रंग की विभिन्नता का उद्भव हुआ है, जिससे समष्टि में लाल के बजाय एक हरा भृंग दिखाई देता है। लाल के बजाय हरा भृंग हमें दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए, दिख रहा है। ओके। उसके बाद हरा भृंग अपना रंग अपनी संतान को वंशागत करता है, जिसके कारण इसकी सारी संतति का रंग हरा होगा। देखते हैं चित्रों में, धीरे धीरे हरा रंग जो है बढ़ रहा है इसके अंदर और बढ़ेगा और अंत में सब के सब हरे रंग के हो जाएंगे। कौवा हरी पत्तियों की झाड़ियों में अब हरे भृंग को नहीं देख पाते, अतः उन्हें नहीं खा पाते। तो क्या होगा कि हरे भृंग की संतति का शिकार नहीं होगा, जबकि लाल भृंग की संतति लगातार शिकार होती रहती हैं। उसके कारण भृंगों की समष्टि में लाल भृंगों की अपेक्षा हरे भृंगों की जनसंख्या अधिक बढ़ती जाती है। तो ये हमारा सवाल था। फिर से याद कर लेते हैं। ये देखिए, लाल भृंगों का उदाहरण देकर प्राकृतिक पसंदगी। 9वां सवाल देखते हैं। भृंगों की जनसंख्या में रंग परिवर्तन के उदाहरण की सहायता से वंशागत अपवाद का सिद्धांत समझाइए। अपवाद का सिद्धांत। तो यहाँ पर हम दूसरी परिस्थिति जो है उसका विचार करेंगे। वंशागत अपवाद। तो दूसरी परिस्थिति में जनन के समय एक ही रंग की विभिन्नता का उद्भव होता है, परंतु इस समय भृंग का रंग लाल के स्थान पर नीला है। देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं लाल के स्थान पर नीला है। यह भृंग भी अपना रंग अगली पीढ़ी को वंशानुगत कर सकता है। इसके कारण इस भृंग की सारी संतति नीली होती है। कौवे नीले और लाल भृंगों को हरी पत्तियों में पहचान कर उन्हें खा सकते हैं। प्रारंभ में क्या होता है कि इसमें बहुत कम नीले भृंग थे, परंतु अधिकतर भृंग लाल थे प्रारंभ में। परंतु इस स्थिति में मान लीजिए कि एक हाथी वहां आ जाता है, उन झाड़ियों को रौंद देता है जिसमें यह भृंग रहते थे, और इससे बहुत से भृंग मारे जाते हैं और संयोग से कुछ नीले भृंग बच जाते हैं और धीरे धीरे इनकी समष्टि धीरे धीरे बढ़ती हैं
परंतु इसमें अधिकतर भ्रूण नीले ही रहेंगे। ये अपवाद का सिद्धांत हो गया नीले रंग के भ्रूण का। 10वां सवाल देखते हैं। भ्रूणों की जनसंख्या में भोजन की प्राप्यता उपलब्धता किस प्रकार से भिन्नता को बढ़ावा देती है। भोजन के कारण भिन्नता को देखेंगे हम। तीसरी परिस्थिति में इसमें भ्रूण समष्टि बढ़ना प्रारंभ करती हैं, झाड़ियों में पादप रोग लग जाता है और भ्रूणों के लिए पत्तियां कम होती जाती हैं। परिणाम रूप देखा जाए तो भ्रूण अल्प पोषित रह जाता है। देखते हैं तीसरे चित्र में भ्रूण अल्प पोषित रह जाते हैं। देखिए इसमें अल्प पोषित भ्रूण, यह हाथी का पैर वाला, उसकी भी बात हमारी हो गई। अल्प पोषित भ्रूण के औसत भार में अपेक्षाकृत कमी आई है। कुछ वर्षों के बाद इस दुर्मिक्ष की स्थिति में भ्रूणों की कुछ पीढ़ियों के उपरांत जब पौधों के रोग समाप्त हो जाते हैं, भोजन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होती है, तो भ्रूणों के भार में वृद्धि होगी। क्या परिवर्तन होगा? तो फिर से वृद्धि होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। 11वां नंबर का सवाल, उपार्जित एवं आनुवंशिक लक्षण की बात करेंगे। 11वां नंबर का सवाल, उपार्जित लक्षण समझाइए। तो लैंगिक जनन करने वाले जीवों में युग्मक अथवा जनन कोशिकाएं विशिष्ट जनन ऊतकों में बनते हैं। यदि बुभुक्षण के कारण भ्रूणों के शरीर के भार में कमी आती है, बुभुक्षण यानी खुराक की कमी, इससे जनन कोशिकाओं के डीएनए के संगठन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इस बुभुक्षण यानी भूखमरी के कारण यदि समष्टि में कुछ भ्रूण कम भार के हो तो भी इसे विकास की संज्ञा नहीं दी जा सकती। इसका कारण है इस लक्षण का वंशानुगत न होना। उसके बाद ऊतकों में होने वाले परिवर्तन लैंगिक कोशिकाओं के डीएनए में नहीं जा सकते। किसी व्यक्ति के जीवन काल में अर्जित अनुभव जो होता है वह भी जनन कोशिकाओं के डीएनए में नहीं जाता, इसीलिए इसे भी जैव विकास नहीं कह सकते। अर्जित अनुभव जो है किसी का, उसे जैव विकास नहीं कह सकते। उसके बाद है कि अर्जित अनुभव जो हैं वह जैव प्रक्रम द्वारा अगली पीढ़ी को वंशानुगत नहीं होते, उसे एक प्रयोग के द्वारा भी समझते हैं। यदि हम पूंछ वाले चूहों का अभ्यास संवर्धन करें तो उसकी अगली पीढ़ी की संतति में भी पूंछ होगी, ऐसा हम अनुमान लगा रहे थे। यदि हम इन चूहों की पूंछ को कई पीढ़ी तक काटते रहें तो क्या इन चूहों में से बिना पूंछ वाली संतति प्राप्त होगी? तो नहीं, जो स्वाभाविक है, क्योंकि पूंछ काटने से जनन कोशिकाओं के जीन पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं। यहाँ तक हमारे पास आंसर है। उपार्जित और आनुवंशिक लक्षण की बात खत्म हो गई। 11 सवाल हो चुके हैं। आगे चलते हैं 12 नंबर के सवाल की तरफ। सवाल नंबर 12 यहाँ पर है, विकास के आधार पर जीवों का वर्गीकरण देखेंगे हम। विकास के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, तो यहाँ पर है विकास एवं वर्गीकरण में, तो विभिन्न जीवों के मध्य समानताएं हमें उन जीवों को एक समूह में रखने और फिर उनके अध्ययन का अवसर प्रदान करती हैं। इसके लिए हमें कौन से अभिलक्षण जीवों के मध्य आधारभूत विभिन्नताओं का निर्णय करते हैं, वो सब हमें देखना है। देखते हैं। तो यहाँ से देखेंगे कि विशेष स्वरूप अथवा विशेष प्रकार्य जो हैं जीवों में, उसे अभिलक्षण कहते हैं। विशेष प्रकार्य होता है जीवों में, उसे अभिलक्षण कहते हैं।
और हमारे यहाँ 4 पाद होते हैं, यह एक अभिलक्षण है। हमारे 4 पाद होते हैं, यह भी एक अभिलक्षण है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है, यह भी एक अभिलक्षण है। कुछ आधारभूत अभिलक्षण अधिकतर जीवों में समान होते हैं। कोशिका सभी जीवों की आधारभूत इकाई हैं, ये तो हमें पता ही है। वर्गीकरण के अगले स्तर पर कोई अभिलक्षण अधिकतर जीवों में समान हो सकता है, परंतु सभी जीवों में नहीं। कोशिका के अभिकल्प का आधारभूत अभिलक्षण का एक उदाहरण है कोशिका में केंद्रक का होना या न होना, जो विभिन्न जीवों में भिन्न हो सकता है। जीवाणु कोशिका में केंद्रक नहीं होता, ये तो हमें पता ही है, जीवाणु में केंद्रक नहीं होता, जबकि अधिकतर दूसरे जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक तो पाया जाता है। केंद्रक युक्त कोशिका वाले जीवों के एक कोशिक अथवा बहुकोशिक होने का गुण शारीरिक अभिकल्प में एक आधारभूत अंतर दर्शाता है, जो कोशिकाओं एवं उत्तकों के विशिष्टकरण के कारण है। बहुकोशिक जीवों में प्रकाश संश्लेषण का होना या न होना वर्गीकरण का अगला स्तर है। उन बहुकोशिक जीवों में जिनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, उसमें कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें अंतः कंकाल होता है या कुछ में बाह्य कंकाल, यह भी अभिलक्षण का एक प्रकार है। तो दो स्पीसीज से इसको लेंगे, दो स्पीसीज के मध्य जितने अधिक अभिलक्षण समान होंगे, उनका संबंध भी उतना ही निकट होगा। जितनी अधिक समानताएं उनमें होगी, उनका उद्भव भी निकट अतीत में समान पूर्वजों से हुआ होगा। इसे यहाँ तक ही हमें लिखना है, यहाँ तक लिखना है। हमारा सवाल था इस 12 नंबर का सवाल, विकास के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। तो हम अगले वीडियो में यहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ से हमें पढ़ाई करनी है। ये रहा विकासीय संबंध योग खोजना, इसको हम देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। सवाल नंबर 13 से समजात लक्षण और समरूप लक्षण अभिलक्षण, इन दोनों को आप लोग ध्यान से पढ़िए अच्छे से, तो फिर समझने में आसान रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।